नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं मिहिर और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो खैर आज मार्केट का दिन काफी शुभ रहा। आज सुबह सुबह जो संकेत थे उसमें बढ़ोतरी ही होती हुई दिखी है, वो चाहे फार्मा में हो, चाहे वो सरकारी बैंक में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो। आज ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों मिलकर अपना पुल बैक दिखा रहे हैं और ये पुल बैक इतना स्ट्रांग है कि निफ्टी को 100 अंकों से कुछ ज्यादा की मजबूती दिख गई है। खैर 4 ट्रिगर में से एक ट्रिगर आज और काम कर रहा था, वो था कच्चा तेल। आज सुबह सुबह उसका भी फायदा मिला, तो ऑयल एंड गैस के अंदर भी कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी तक की एडवांस डिक्लाइन में ही आपके सामने 1400 शेयर एनएससी पे बढ़कर कामकाज कर। बिल्कुल, देखिए की समरी आपको इस एक प्लेट में मिल जाती है। तो सेंसेक्स में, निफ्टी बैंक में और मिड कैप इन सब में खरीदारी है। दूसरा अच्छा इंडिकेटर आप एडवांस डिक्लाइन को देखिए। बीएसई पर भी 2000 से ज्यादा काउंटर्स बढ़त में, लेकिन नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 600 और एनएसई पर 1400 काउंटर्स बढ़त में, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 280 के आसपास। और एक अच्छी चीज जो आज मार्केट में देखने को मिली है, डिम्पी आपको याद होगा हमने सुबह भी यही कहा था कि 10,480 10,500 का जोन अगर इसे निफ्टी डिफेंड कर लेता है तो फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। वही किया है इसने। 10,640 10,638 तक ये गया था, लेकिन फिलहाल वहां से करीब 100 पॉइंट नीचे है। लेकिन 2 नंबर्स आए हैं अभी, तो पहले एक बार देख लेते हैं उन दोनों नंबर्स को। BHEL नंबर्स के बाद करीब 1.5% ऊपर इस समय, लेकिन वॉलेटाइल है। एक कट देखने को मिला है यहाँ पर नंबर्स आने के बाद। ACC का मुनाफा रहा है 205 करोड़ रुपए का। ACC की आय जो रही है वो रही है 3,490 करोड़ के आसपास की। लेकिन ACC के नंबर्स ने मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट किया है। ये प्रॉफिट के टर्म्स पे भी है और ये आय के फ्रंट पे भी है। हालांकि BHEL के नंबर ने भी मार्केट को बीट किया, क्योंकि सुबह से 3.5% वैसे भी गेन के साथ खड़ा था, तो शायद इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या नंबर की चर्निंग का इफेक्ट हो रहा है। वैसे ACC के अंदर एक अच्छा पुल बैक मिला है, तो दोनों नंबर्स के बेसिस पर अपना अपना इफेक्ट दिखाते हुए थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा और इस पे देख लेते हैं कि कितना मोमेंटम आता है। लेकिन आज सीमेंट कंपनीज में ACC के नंबर ये दर्शा रहे हैं कि शायद कोर सेक्टर को लेकर इस समय चिंताएं थोड़ी कम होनी चाहिए। आज कंस्ट्रक्शन, साथ ही इंफ्रा के शेयर्स, सीमेंट के शेयर चले, कुछ डिफेंसिव में फार्मा आ गया। तो ये मिक्स बैग जो पहले टिपिकली बुल रन में मिलता था, वो आज आपको फिर से फील हो रहा होगा कि आप बुल रन वाले फेज के अंदर हैं, जो पिछले 3-4 दिन की तेज गिरावट हुई है। लेकिन फिर एक और चीज है, हमने आज 600 को टच तो कर दिया, 500 को बचा तो लिया। ये 500 और 600 के बीच में थोड़ा और समय देना पड़ सकता है अभी। देखिए, मैं तो कहूंगा कि अगर देता है ना समय, तो अच्छा है मार्केट के लिए। अगर क्योंकि देन एटलीस्ट ये कंफर्मेशन होगा कि मार्केट ने कोशिश की है और एक फर्म बॉटम बनाया है। अगर ये थिनली बाउंस बैक दे देता है ना, तो फिर उसमें दिक्कत ये रहती है कि वो डर एक ट्रेडर के मन में हमेशा रहता है कि कभी भी जाकर ये फिर से उन लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि लिंकेज, आप देखिए डाउ फ्यूचर्स एक बार देखते हैं, लेकिन वो जो लिंकेज है ना वो है अभी भी, और उससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ कही जा सकती है, और वो ये कि LTCG को लेकर जो इनिशियल झटका मार्केट में था, जो एक नीजर्क रिएक्शन मार्केट को देना था, वो मार्केट दे चुका है। अब जैसे फंड मैनेजर्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, अपने बास्केट चेंज होगी, इंडेक्स में इंडेक्स फंड्स जो हैं उसमें चेंज होगा, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनका बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो वो जब आंकड़ा आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो इनिशियल नी-जर्क रिएक्शन था, दैट इज इन द सिस्टम। ठीक है, ACC ने खैर अपने नंबर से काफी क्लैरिटी दी है कि इस बार के नंबर्स बेहतर हैं, अच्छा रिएक्शन भी दे रहा है। लेकिन BHEL क्यों नहीं रिएक्शन दे रहा जबकि नंबर्स ठीक हैं? समझाने के लिए अंचल मेरे सहयोगी। अंचल बताएं, BHEL के नंबर्स में क्या छुपा? भी काफी मुश्किल सवाल है। मैं भी वही तब से ढूंढ रहा हूँ। ऑर्डर इनफ्लो पे मेरी नजर है, वो अगर मुझे आंकड़ा मिल जाए, कॉज वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट था। जहां तक रही बात नंबर्स की, आप अक्रॉस द पैरामीटर्स देखिए, मोर और लेस इन लाइन या स्लाइटली बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। लेकिन क्योंकि बाजार नहीं इसे वो एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से वही है कि ऑर्डर इनफ्लोस फिर से एक और 22 लगिश रहे। ये जो पिछले ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, ये सिर्फ उसी की वजह से नंबर सपोर्ट हो रहे हैं। नए ऑर्डर इनटेक अभी भी इनका हिट कर रहा है लगातार। जो मिडल ईस्ट से ऑर्डर आते थे वो स्लो है, जो सरकारी ऑर्डर्स मिल रहे थे वो स्लो है। वो एक डेंटिंग फैक्टर है। इस बीच हरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं TS हरिहर। हरी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। BHEL के नंबर में सिर्फ एक ऑर्डर इनफ्लो का बाकी रह गया आंकड़ा, लेकिन जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, जो मार्जिन है, वो तो तीनों ठीक है। मार्केट ने जो एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा ही है। तो करना की चीज है, सारी बढ़त खो चुका है आज के 3% की है। नहीं, मेरे ख्याल से ओवरऑल रिजल्ट्स हैव बीन अ लिटिल आई वुड से बेटर देन एक्सपेक्टेड। और probably we still need details on the order book growth वगैरह, but I think वो तो अपने पास है नहीं फिलहाल। But
मेरे ख्याल से इफ यू लुक एट द टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ, मैं तो मानता हूँ इट इज एक्चुअली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। और हमने एलएनटी के रिजल्ट्स में देखा था कि देयर वाज सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव ट्रैक्शन ऑन द कैपिटल गुड्स साइड, जो कि एक साइकिल रिवाइवल पे इंडिकेट कर रहा है। तो आई थिंक दैट शुड वर्क इन फेवर ऑफ बीएचएल आल्सो। ठीक है हरी, शुक्रिया आपका ये बताने के लिए। खैर अभी ऑर्डर बुक के नंबर्स नहीं है, लेकिन ठीक उससे पहले मार्जिन्स के फ्रंट पर ठीक है, आय के फ्रंट पे ठीक है और प्रॉफिट के फ्रंट पे ठीक है। इसलिए शॉर्ट करने से तो कम बचे जब नंबर का बेस आपके पास ठीक हो। आपने प्लस में भले पैसा कमाया नहीं कमाया, लेकिन एक बार मेरे साथ राजेश सतपुते भी जुड़ चुके हैं, एसीसी के नंबर्स पे उनका रिएक्शन ले लेते हैं। अच्छा मूव एसीसी ने दिया, इस पे ज्यादा क्लैरिटी है आपको। मार्जिन्स में, आय में जो भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे बेहतर ही नंबर आए हैं। राजेश सतपुते भी हैं और सिमी भौमिक भी मेरे साथ हैं। राजेश, ये सवाल आपसे होगा, एसीसी पे क्या करना चाहिए? एक अच्छा स्मार्ट पुल बैक आया है नंबर्स के साथ, क्या करें? देखिए, मुझे लगता है एसीसी में जो शॉर्ट टर्म करेक्शन था 1850 से लेकर लगभग 1550 तक का, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में ये बॉटम आउट है। टेक्निकली मुझे लगता है 1570 1580 के आसपास यहाँ पे बॉटम सेट है। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है आज के लिए वो है 1640, जिसके ऊपर ही मुझे लगता है कि फ्यूचर तो ट्रेड करा है। आई एम जस्ट वाचिंग फ्यूचर एट द मोमेंट। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे राइज इन वॉल्यूम है, इट क्लियरली सिग्निफाइज कि यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली जो है ये ड्यू है। और लगभग मेरा जो टारगेट रहेगा वो यहाँ से 1720 तक का रहेगा। सो इट्स ए बाय ऑन डिप फॉर मी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1610। ठीक है, 1610 का एक लगेगा स्टॉप लॉस। अगर आप हैं तो ये आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। अगर आप अभी सौदा प्लस कर रहे हैं तो आपके लिए आज का स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप बीटीएसटी करना चाहते हैं तब भी 1610 का स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा। 3.5% से कुछ ज्यादा की मजबूती। बीएचएल को छोड़ देते हैं, एक बार थोड़ा सा इसको कूल डाउन होने देते हैं। वैसे भी शेयर बड़ा भारी है, उतनी तेजी से चलता भी नहीं। एसीसी के रिएक्शन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मिहिर, ठीक है, अब कुछ एक और शेयर्स देख लेते हैं जहां पे आज हमको थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स का इंपैक्ट तो खैर है ही है। आज एक अच्छा मूव दिखा सरकारी बैंकों में, इसी से शुरुआत कर लेते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले हमने ही नोटिस आपको करवाया था। सिमी, ये कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इसमें तो शॉर्ट कवरिंग अभी ड्यू है, क्या इनमें भी होल्ड करके रखे पोजीशंस को? जी बिल्कुल डिम्पी, मुझे लगता है कि पोजीशंस तो ज़रूर होल्ड करना चाहिए। और ओवरऑल जो कल और परसों में निफ्टी का जो बॉटम बना है, बैंक निफ्टी का जो बॉटम बना है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी निफ्टी बैंक निफ्टी वो लोड छूने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि एक बॉटम मार्केट का बन चुका है, अभी कोई भी डीप में खरीदारी करने का मौका होगा। आज अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा शो कर रहा है कैनरा बैंक एंड इंडियन बैंक। मुझे लगता है कि दोनों में अगर पोजिशनल ट्रेड लेंगे या मतलब डिलीवरी के लिए उठाएंगे तो मुझे लगता है कि दोनों अभी पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। अच्छा वैल्यूएशन में भी मिल रहा है। मुझे लगता है कि दोनों को होल्ड करना बेहतर होगा। ठीक है, हालांकि 15 रुपए का डिविडेंड भी है। आज हम आपको पूरी सूची हमने दिखाई थी कि डिविडेंड वाले शेयर कौन कौन से हैं, उसमें एक एसीसी भी देखिएगा आप। है ठीक है, नंबर के लिहाज से आप ले रहे हैं, आपको टारगेट भी मिल गया, अब ट्रेड भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये डिविडेंड के लिहाज से भी ठीक है। करीब 15 रुपए का डिविडेंड इस बार फिर से एसीसी ने दिया है। मेरी एक और चीज है कि मार्केट के इस तरह के फ्लक्चुएशन या इस तरह के कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट करके पोजीशंस को बढ़ाएं या जितनी है अभी उन्हीं को बैलेंस करने में विश्वास करें? नहीं, देखिए एक्चुअली बढ़ाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो कन्विक्शन आपका फिर उस तरीके से होना चाहिए कि आप वॉलेटिलिटी झेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा लग रहा है। अगर नहीं रहता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप रिएक्शंस देखिए जिस तरह का देखने को मिल रहा है ना मार्केट में। अब जैसे देखिए आज के लिए एक बार फार्मा स्पेस देखिए। अब फार्मा के जो स्टॉक्स है, और मैं फार्मा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखिए न्यूज फ्लो पर रिएक्ट कैसे कर रहा है। जब हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि अब सन फार्मा को देखिए, जब ये खुला था तब कहाँ था और अब कहाँ है। अब ऐसा ट्रेड कौन पकड़ पाएगा? तो बेसिकली वो आपको थोड़ा इन लेवल्स पर आकर क्या हो जाता है कि आपका कन्विक्शन इंडिविजुअल ज्यादा मैटर करता है देन व्हाट पीपल आर सेइंग। और या तो फिर ये होना चाहिए, जैसे सुबह संजीव जब हमारे साथ थे और वो बात कर रहे थे कि जब उस दिन क्रैश हुआ था मार्केट बजट के दूसरे दिन, तब एंड द नेक्स्ट डे, तब जिन्होंने नीचे ले लिया था ना, उसमें से ज्यादातर लोगों ने फिर अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वापस भी ले लिया है। तो वही इस मार्केट के लिए चैलेंज है कि इतना बड़ा गैप जब एक बार क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है ना, इट कीप्स रनिंग इनटू सेलिंग एट वेरियस लेवल। तो बस वो अगर आप झेल सकते हैं तो देन ऑब्वियसली यू कैन बाय। ठीक है, लेकिन आज के इस कन्विक्शन के में एक चीज तो कही जा सकती है, आज कुछ शॉर्ट्स तो कम हुए हैं सिस्टम में, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि निफ्टी का फ्यूचर्स
ये शॉर्ट कम करने की डेफिनेशन आपको दे रहा है। आज शॉर्ट कवरिंग से बाजार ज्यादा चला है बजाय फ्रेश बाइंग से। मैं वापस उसी दो चीजों पे आ रहा हूं कि शॉर्ट कवरिंग जब तक होगी तब तक आप मार्केट में पूरी तरह से ट्रस्ट मत कीजिए, थोड़ा रुकिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। आज शॉर्ट कवरिंग सरकारी खेमों में ज्यादा दिख रही थी। एक बार 10,000 की 500 की कॉल और पुट वापस एक बार रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि इन कॉल पुट से आपको अच्छा स्विंग भी मिल रहा है, सेफ्टी के साथ पैसा भी बन रहा होगा। आज 10,500 की कॉल में प्रीमियम थोड़ा कम है, 20% का। खैर सुबह ज्यादा था लेकिन अब कम है, लेकिन ये भी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर है। ये जो -6 है ना, ये शॉर्ट कवरिंग बता रहा है आपको। अब जरा पुट पे आते हैं। 10,500 की पुट, क्या ये अभी भी बाइंग का इंटरेस्ट है? नो, ये इंटरेस्ट नहीं है। तो आज का मार्केट का बिहेवियर यानी कि पुल बैक का, 10,500 के पुट का टूटना, विक्स का घट जाना और स्टेबिलिटी 2 दिन में हमने 10,500 को बचा लेना, ये सारा चीजें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के साथ थोड़ा सा रिदम अब बुलिश वाला होगा। और कुछ अर्निंग भी डिस्टर्बिंग नहीं है, जैसे कि एसीसी ने नंबर्स दिए तो 3.5% ऊपर भी आ गए मिहिर। बिल्कुल वहां पर। लेकिन अब चलिए ये भी देख लेते हैं, मार्केट बंद होने में करीब 50 मिनट का समय है। एक बार वॉल्यूम्स को देख लेते हैं, किस तरह के वॉल्यूम्स हैं। ब्रेथ तो हमने देखी मार्केट की अच्छी है, और जो इंटरनेशनल सेटअप है ना उसे भी एक बार देखिएगा, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स जो है वो थोड़ा हल्का हुआ, तो उसका एक हमने रब ऑफ देखा था मार्केट पे। खैर 2,55,000 अमेरिकन मार्केट की छुट्टी नहीं है क्योंकि आसपास में 3-4 दिन की छुट्टी हो जाए तो हम थोड़ा स्टेबल तो हो जाए उससे। अब तो डॉइड रहा हो जाए। अब देखिए जब तक वो चल रहा है तब तक तो खुला रहे वही अच्छा है, लेकिन हाँ जिस दिन आप देखिए दो चीज हो सकती है। इनका थैंक्सगिविंग कब होता है? साल में एक ही बार होता है क्या? या तो जिस दिन डाउ गिरे उस दिन इंडियन मार्केट्स बंद हो ये हो सकता है। तो एनीवेज, लेकिन हाँ तो जो क्यूज है ना इंटरनेशनल वो भी थोड़े से इस समय आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में भी तेजी तो है ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पर सिमी आपने ये जो पिछले 2-3 दिन की गिरावट थी, इसमें कोई ऐसा ट्रेड था जो आपने ले लिया और अभी प्रॉफिट ले लिया हो या फिर प्रॉफिट लेने की तैयारी कर रही हो? मिहिर, बहुत सारे स्टॉक अपने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में लिया है मैंने, क्लाइंटों को भी दिलवाया है। बहुत सारे स्टॉक जो भी पहले मैं रिकमेंड करती थी अभी नीचे आ गया था, उसमें कई सारे स्टॉक ऐसा है जो बहुत ही निचले स्तर पे हम लोग वापस खरीदारी कर चुके हैं। और आज क्या हुआ, आज मार्केट जब इतना बढ़ गया है तब आज तो गैप से खुला था और मार्केट एक अच्छा मोमेंटम मेंटेन किया। पूरा मार्केट जहाँ पे खुला था उससे भी बढ़िया मोमेंटम लेके अभी 10,600 का लेवल भी पार कर गया था। सिर्फ एक डिस्क्लेमर है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो पोजीशन कर लिए थे वो आज होल्ड कर रहे थे, पर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दिलवाया था। जैसे निफ्टी जब 10,600 का लेवल क्रॉस कर गया था तब 10,590 585 के आसपास का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दिलवाया था। वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस टूट गया है, इसलिए निफ्टी का पोजीशन बंद कर दिया है। और बैंक निफ्टी में जो पोजीशन था उसमें एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस दिलवाया था, फिर भी निफ्टी का स्टॉप लॉस टूटा, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी भी बुक करवा दिया है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी बुक करवा दिया सिर्फ ये सोच के अगर मार्केट में कोई करेक्शन मिलता है तो वापस खरीदारी करेंगे। बाकी सारे पोजीशंस अभी भी होल्ड किया हुआ है, वो कंफर्ट लेवल के हिसाब से अपना अपना मेंटेन करेगा। और मेरा जो भी पोजीशंस मैंने इतने दिनों में लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लिया है या दिलवाया है क्लाइंटों को, सारे में मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि मैंने पहले भी बताया कि क्रेडिट पॉलिसी के आसपास मार्केट का बॉटम बनना चाहिए। हालांकि क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले ही मार्केट में 10,276 का लो बना दिया था निफ्टी स्पॉट, और फ्यूचर्स का 10,300 का, वही लेवल निफ्टी का लो है। और उस लो को बेस मानते हुए अभी कोई भी डिप में खरीदारी करना पड़ेगा। अभी जो मार्केट का सिलसिला है मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी 10,500 450 का लेवल भी टूटेगा। अगर नहीं टूटता है कोई भी डिप में खरीदारी करने का ही मौका सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल 500 की इंपॉर्टेंस है, ये सिमी भी कह रही है। हम तो खैर बजट से पहले ही आपको ये बजट बता भी रहे थे। अब जरा पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स आए, उसका रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। आपको इंट्राडे चार्ट से दिखेगा, ये 63 से सीधा 83 करोड़ 32% का इजाफा, 3.5%। ये 20,000 का शेयर है, 3.5% ऊपर, 600 रुपया ऊपर है। और साथ ही एक बलरामपुर चीनी को लेकर भी एक खबर आई, 21 तारीख को इनकी एक बोर्ड की बैठक होने वाली है, उस पर बायबैक पर विचार होगा। दोनों खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स का रिएक्शन और बलरामपुर चीनी का भी रिएक्शन जो 4% ऊपर आ चुका है। शर्मिला जोशी भी इस बीच में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए मैं कुछ डेटा भी देख रहा था। शर्मिला, हाय, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एक तो आप देखिए, अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो करेक्शन हुआ है, जो लाइफ टाइम हाई था जो इसने हिट किया था, वो था 26,616 का। और मतलब जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 25 के आसपास, 24,900 पर ये बंद हुआ था। और सिमिलरली आप सेंसेक्स को भी देखिए या फिर निफ्टी को भी देखिए तो परसेंटेज टर्म्स में जो ड्रॉप है ना
वो उसी के आसपास का है, जो हाई है वहाँ से जो ड्रॉप हुआ है। अब हमें ये लग रहा है बिकॉज क्योंकि ये 10,300 के नीचे तक गया था रिएक्शन में निफ्टी, तो हमें लग रहा है कि गिरावट बहुत हो गई। लेकिन शर्मिला, टेक्निकली अगर आप देखें जिस तरह का ड्रॉप मार्केट ने देखा है, एक बार के लिए हो सकता है कि अगर फिर से फॉरेन क्यूज कमज़ोर हो या फिर अगर कुछ ग्लोबल हेडविंड्स आए मार्केट में एक्चुअली गो, बिकॉज इसे हम टेक्निकली अगर देखें तो बहुत बड़ा करेक्शन कह भी नहीं सकते जो मार्केट में हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरह से जैसे कि आप कह रहे थे कि एक बड़ी गिरावट हमने देखी यूएस मार्केट्स में, और उसके तुरंत दूसरे दिन यहाँ पर भी एक गिरावट देखी, लेकिन उसी दिन हमने काफी एक अच्छा पुल बैक भी देखा, फिर एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ इंडिफरेंट दिन देखा, और आज हम फिर से थोड़ा बहुत एक पुल बैक देख रहे हैं। सो आई थिंक दैट कंसर्न डेफिनेटली सीम्स टू बी देयर, यानी मार्केट जो के पार्टिसिपेंट्स है उनके मन में भी, उनके ट्रेड में भी वो दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपकी भी चर्चा चल रही थी कि एक तो शॉर्ट कवरिंग है, और अगर आपने कोई लॉन्ग्स किए हैं, सो आई थिंक योर सॉर्ट ऑफ पोजीशन कि अगर फिर से इस तरह की कोई गलत खबर आती है तो यू विल बी वेरी निम्बल, और आप उसमें आपके प्रॉफिट्स बुक करोगे। तो एक वन साइडेड जिस तरह से मार्केट जा रहा था पूरे दिसंबर में, एंड आई थिंक मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, आई वुड रियली डिस्काउंट आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद हमने मिड कैप्स में काफी करेक्शन देखा। हालांकि फ्रंटलाइन स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी। सो आई थिंक ट्रेडर्स अभी थोड़ा निम्बल रहेंगे, और अगर उस तरह का कोई भी उनको ऐसे शक लगता है कि यूएस मार्केट्स में गिरावट हो सकती है, तो आई थिंक यू विल सी सम सेलिंग हियर एज वेल। खैर, कुछ जैसे हम कह रहे थे ना, कोर सेगमेंट में जरा अच्छी बाइंग है। एसीसी का तो नंबर्स का रिएक्शन आपने देख लिया होगा, एक बार हेडलबर्ग को भी देखिएगा। ये सीमेंट का सुबह सुबह हमने आपको नोटिस करवाया था, हेडलबर्ग सीमेंट, ये भी आज अच्छी बढ़त के साथ चल रहा है। इसके अलावा सिप्ला, टाटा स्पॉन्ज और भारत फोर्ज, ये टाटा स्पॉन्ज और भारत फोर्ज पे राजेश क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करके बाहर आए या फिर थोड़ा बने रहे? देखिए, मुझे लगता है भारत फोर्ज इन पर्टिकुलर अगर आज की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिवर्सल है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर ये 760 के ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी रैली, एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। मुझे लगता है मार्केट जो रिकवरी में है उसमें भारत फोर्ज थोड़ा आउट परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। क्लियरली दिखता है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में भी राइज है, 735 टू 740 के आसपास का इसका बेस बनता है, तो ऑब्वियसली एक 20 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 740 725 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अपसाइड में अगर 760 के ऊपर चला जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, देन मे बी यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 740, और देन यू कैन होल्ड फॉर द नेक्स्ट रैली में भी यहाँ से 3 to 4% एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो मुझे लगता है भारत फोर्ज इज अ बेट, इट्स अ ट्रेडिंग बेट एट करंट प्राइस, बीटीएसटी के तौर पे सोचे। टाटा स्पंज की बात करें तो देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि 1250 के लेवल से 950 तक ये करेक्शन हुआ है। देखिए, ये ड्यू था, सबको पता था कि बहुत ज्यादा चला है तो कहीं ना कहीं तो एक बार तो करेक्ट होगा। तो यहाँ से 950 से अगर किसी ने फ्रेश बाय किया है तो मुझे लगता है फिलहाल होल्ड रखे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1000 रुपीज। अपसाइड में जो लिक्विडेशन करना है वो लगभग 1110 1120 तक करना है। ये रही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात। लेकिन अगर पोजिशनल कॉल है, किसी का पोजीशन है फंसा हुआ, तो मुझे लगता है 1100 के ऊपर लिक्विड करना चाहिए, पोजीशन क्लोज करना चाहिए। ठीक है, ये ट्रेडिंग मूव आपको पता लग गया। लेकिन इस बीच अर्निंग्स गया और अर्निंग का रिएक्शन भी मिल रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल के नंबर्स भी आए, 24% मुनाफा बढ़ा, और कंपनी के सीएफओ मिस्टर अनंत पुरांद्रे हमारे साथ इस बीच जुड़े हैं। अनंत जी, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। 24% प्रॉफिट में जंप है, इतना ही एक्सपेक्टेड था सर नंबर्स में? और दूसरा, आगे की ग्रोथ कैसी रहेगी? ये 24% से ज्यादा ही होगी ना, एक्सपेक्ट करें? See, 25% growth, obviously it is because of two counts. One is our interest cost has come down, and another is that now we have started getting top line growth in consumer business, which will obviously give me the better EBIT. And going forward, if you ask me, now I would say that we have started getting benefit of whatever efforts we have done for reworking our distribution for the consumer, giving us the result in terms of top line, and which will, I think, will continue in future. And as the time going, I think it's a better absorption of fixed cost and will result into the better bottom line at operating profit level. ठीक है,
ठीक है सर, शुक्रिया आज बिजनेस को रिएक्शन देने के लिए अपने नंबर्स का। हम भी होप करते हैं आपके नंबर्स आने वाले दिनों में और अच्छे आए। खैर इस बार इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हुआ था तो 24% का गेन है, आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूशन सुधारेंगे तो शायद गेन और भी दिख सकता है। शर्मिला, आपका रिएक्शन चाहिए इन कंजम्पशन वाले प्लेयर्स पे। हेवल्स है इसमें, वी-गार्ड है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है। एक तो इन्होंने स्लाइड यानी कि थोड़ा सा कटौती कम की इस बार जब बाजार टूटा था, और अब अच्छा चल रहे हैं ये शेयर, तो इनकी वैल्यूएशन ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि काफी एक फैंसी है फॉर दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन प्ले, और जिस तरह के नतीजे आए हैं दे डेफिनेटली बेयर आउट कि जिस तरह का इंथुजियाज्म है, क्योंकि जैसे कि हम अभी मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, इन ऑल दीज कंपनीज हैव कम, जो 2-3 साल पहले जिस तरह के उनके नंबर्स थे और अब जिस तरह से सबने अपने आप को एक तरह से रीपोजिशन, रीब्रांड किया है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, वेदर इट इज बजाज इलेक्ट्रिकल्स, वेदर इट इज वी-गार्ड, आई वाज लिसनिंग टू that also a little while earlier, management a little while earlier. So I think मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, और अगर हम मार्केट की रैली रिज्यूम करते हैं, दिस विल आई थिंक डेफिनेटली बी कि एक जो सेक्टर है जो आपको रेडार पे रखना चाहिए, तो वो डेफिनेटली ये एक सेक्टर रहेगा, विद स्टॉक्स लाइक वेदर इट्स अ बजाज इलेक्ट्रिकल, वी-गार्ड, वेदर इट्स अ व्हर्लपूल, वेदर इट इज अ ब्लू स्टार, स्टॉक्स लाइक दैट। बिल्कुल। चलिए इस बीच 100 अंकों की तेजी फिर से एक बार निफ्टी पर 10,578 का लेवल है यहाँ पर, और सेंसेक्स 355 पॉइंट ऊपर है। अब बैंक निफ्टी जो है वो करीब 283 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। इसमें जो मिड कैप के अच्छे गेनर्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं जहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। एक तो आरकॉम में आज भी बाउंस है, इंडियन होटल्स अच्छा चल रहा है, ये करीब 6% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, और साथ ही इंटरग्लोब ये भी करीब 4.5% ऊपर है। सिमी, इंडियन होटल्स और इंडिगो, इन दोनों पर क्या है सलाह आपकी? मीर, मुझे स्पेशली इंडिगो अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट इंडिगो के साथ साथ जेट एयरवेज भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें मेरा पोजीशन है, मतलब 2 दिन पहले मैंने जेट एयरवेज में बाई कॉल दिया था और अभी भी वो मेंटेन कर रही हूँ। पूरा मुझे लगता है कि पूरा ये सेक्टर ही अभी चलने वाला है। और रहा सवाल इंडियन होटल्स के, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने पोजीशन पहले लिया है या रिसेंट फॉल में लिया है उनको मैं होल्ड करने का सलाह दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में एक बॉटम बन चुका है। अब थोड़ा बहुत ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ साथ काम करना चाहिए। दोनों में शॉर्ट टर्म का जो नजरिया है, लग रहा है कि करंट लेवल से अच्छा रैली यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है। खैर इस बीच ल्यूपिन को लेकर एक और चीज आई है। ल्यूपिन को एक दवा की मंजूरी मिली है। ये दवा एक्चुअली दिमाग से जुड़ी हुई है, जो लोग अटेंशन नहीं दे पाते हैं उनका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ये उसी से जुड़ी हुई दवा है। तो इस समय मार्केट के अंदर खैर इस दवा की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी मेरे को लगता है। अच्छा मेरी एक और चीज स्टडी की है, नहीं मैं अभी पढ़ ही रहा था एक्चुअली दवा की चीज को लेकर है, तो मेरे को लगा है तो बहुत काम की दवा है, अभी इन्होंने सही टाइम पे लॉन्च कर दी है, क्योंकि आजकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत जरूरत है, अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो कम से कम इस दवा का इस्तेमाल तो अटेंशन तो दे पा रहे हैं, लेकिन टेंशन इतना है कि उस अटेंशन से फायदा नहीं हो रहा है कुछ। अच्छा मीर, एक और चीज है, आज ना लीडर नहीं है मार्केट का। आज आपके पास सिर्फ एक एसबीआई, इन्फोसिस को अगर हटा दिया जाए ना, तो सारे नाम वो हैं जो टिपिकली या तो चले नहीं या तो चल रहे ऐसे रहे कि इन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि सिप्ला, सन फार्मा, अंबुजा, डॉक्टर रेड्डीज, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। रिलायंस नहीं चल रहा, आईटीसी नहीं चल रहा, एचडीएफसी नहीं चल रहा, एचयूएल नहीं चल रहा, ये ज्यादा नहीं चल रहा। बैड एक्चुअली, ये एक तरीके से अच्छा भी है, बिकॉज अब देखिए क्या होता है, अगर यही 4 स्टॉक चल रहे होते और बाकी अगर इंडेक्स हल्का होता ना, तो भी ये लगता है कि इंडेक्स मैनेज हो रहा है, लेकिन हर जगह से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अगर आप ओवरऑल स्प्रेड देखें इस समय एटलीस्ट जो दिख रहा है स्क्रीन पर, तो रिलायंस 1% ऊपर है, एल&टी 1% ऊपर है, एचयूएल 1.5% ऊपर है इस समय, एसबीआई का आपने नाम लिया, ऑब्वियसली वो लीड कर रहा है, 3.25% ऊपर है, इन्फोसिस है जो कि करीब 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अलग अलग, एचडीएफसी है 1.5% ऊपर, तो ये अलग अलग जगह से है। इनफैक्ट जो अंडर परफॉर्मेंस है ना आज, वो टीसीएस और मारुति पर भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, ये भी दोनों करीब 1% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। शर्मिला, आई थिंक ये एक तरीके से आइडियल ही है कि इतने सारे जो स्टॉक्स हैं हैवी वेट्स, वो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लैंड कर रहे हैं मार्केट को, इंस्टेड ऑफ मे बी 4 or 5 स्टॉक्स लीडिंग द गेम। एब्सोल्युटली, एंड जैसे कि आपने कहा कि हम जनवरी में इस चीज को काफी देख चुके हैं कि जब फ्रंटलाइन स्टॉक्स और उनमें भी गिने चुने 3-4 स्टॉक्स ही ऊपर थे और बाकी हमने देखा कि काफी मिड कैप्स में एक बड़ा करेक्शन आया।
सो दैट्स नॉट अ ग्रेट मार्केट, यू नो, अगेन फिर से वो अटेंशन स्लिपिंग वाला मार्केट हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक्स जिनमें यू नो रिटेल इज इन्वेस्टेड, अगर उनमें अगर हम करेक्शन देखते हैं, सो देन आई थिंक यू नो वो अट्रैक्टिव नहीं लगता है मार्केट देखने को, क्योंकि देयर इज ओनली सो मच ऑफ रिलायंस और एन HDFC बैंक और एन SBI दैट यू कैन ओन। आई थिंक सबके पोर्टफोलियोज में ज्यादा करके खुशी अगर मिली है पिछले साल में, तो दैट हैज रियली कम फ्रॉम द मिड कैप स्पेस। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि जिस तरह से आज की रैली है ना, विच इज मोर ब्रॉड बेस्ड, वो ज्यादा हमेशा अच्छा लगता है मार्केट देखने के लिए। ठीक है, खैर इस बीच एक खबर और भी है, ये गेहूं से जुड़ी हुई खबर है। कृषि मंत्रालय ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ये कृषि मंत्रालय ड्यूटी बढ़ाने का प्रस्ताव दे रहा, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये सरकार को फैसला लेना है, लेकिन प्रस्ताव सूत्रों के वाले से खबर है कि इसमें इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए। इससे होगा क्या कि जो देश के अपने किसान हैं उनको थोड़ा सा रेट अच्छे मिल सकते हैं अगर बाहर की गेहूं नहीं आती है, इंपोर्टेड गेहूं महंगी हो जाए तो। हालांकि सरकार इस बार पूरी तरह से लगता है तैयारी करके बैठी है 2019 के चुनावों के हिसाब से भी, क्योंकि MSP का भी बढ़ाना खरीफ के लिए 1.5 गुना और अभी इंपोर्ट ड्यूटी की खबर का प्रस्ताव चले जाना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बेहतर है। खैर फर्टिलाइजर स्पेस आज अच्छा चल भी रहा है, इस पे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। एक शेयर जो टिपिकली थोड़ा आज सुबह से नोटिस कर रहे थे वो था आरकॉम। ट्राई ने ऐसी फटकार लगाई थी कि इनसे पैसे तो हम लेके रहेंगे, लेकिन ठीक है आज शेयर पहले कमजोर खुला था लेकिन अब 5% ऊपर है। सिमी इसमें क्या करना चाहिए रिलायंस कम्युनिकेशन में? डिम्पी सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि जो हाई इसने लगाया था उसके बाद से लगातार ये करेक्शन मोड में था। इनफैक्ट मार्केट जब से गिरना चालू किया लास्ट एक हफ्ता मार्केट में करेक्शन था, पर इसने ये स्टॉक 40 के आसपास का हाई बना के उसके बाद करेक्शन मोड में था और आके रुका उसी लेवल पर जहाँ पे इसको रुकना चाहिए था। इसका 200 डेमा अराउंड 24 के आसपास है और 24-23 के आसपास ये बेस बनाने का कोशिश कर रहा है। सिर्फ मैं ये कह सकती हूँ कि जो एग्रेसिव ट्रेडर है और अगर रिलायंस कम्युनिकेशन में सिर्फ बाई करके रखना ही है तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 23 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक 23 के नीचे चला जाएगा वापस तो इसका जो भी ये जो 200 डेमा वाला जो सिलसिला जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट लेना था इसने ले लिया, वो नेगेटिव हो जाएगा। 23 के नीचे इस स्टॉक से निकल जाए। अगर ये स्टॉक ये 23-24 का लेवल होल्ड कर पाता है तो इसमें वापस मुझे लगता है कि 30-32 तक जाने का पोटेंशियल है। खैर आज सुबह से मारुति के शेयर पर हमारी नजर थी, एक तो शेयर प्राइस पर और दूसरा स्विफ्ट की गाड़ी पर। शेयर प्राइसिंग के हिसाब से तो ठीक है, 1% का गेन 9000 की टेरिटरी में वापस आ जाना, लेकिन आज जो ऑटो एक्सपो से तस्वीरें आ रही है मारुति स्विफ्ट के लॉन्चिंग की वो भी बेहद शानदार थी। खैर कंपनी को पूरी उम्मीद है कि ये गाड़ी फिर से काफी तस्वीर बदलेगी इस बार ऑटो की, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो बड़ी अट्रैक्टिव रखी गई है, सिर्फ 5 लाख रुपए, ऐसा कंपनी का कहना है। 5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत होगी और इसमें मैनेजमेंट ने पूरी बताया इस गाड़ी को लेकर कि क्या फायदे क्या नुकसान है। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई हमारे साथ, जरा सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। मारुति सुजुकी ने हैचबैक सेगमेंट की सबसे पसंदीदा कार स्विफ्ट के नए अवतार को लॉन्च किया है ऑटो एक्सपो 2018 में और इसका ये पहला लुक आपके सामने है। लेकिन क्या वो खूबियां हैं, क्या कुछ इसकी बारीकियां हैं, समझने के लिए हमारे साथ हैं RS कलसी और CV रमन जी। नया क्या है और कैसे ये पिछली स्विफ्ट से अलग है? इसके अंदर सब कुछ नया है और मैं कहूँगा कि ये हमारी 3rd जनरेशन है। हमने 2005 में पहली स्विफ्ट लॉन्च की थी, फिर 2011 में दूसरा फुल मॉडल चेंज था और ये अब तीसरा हमारा फुल मॉडल चेंज है। तो प्लेटफॉर्म से लेकर स्टाइलिंग, इंटीरियर्स, फीचर्स सब कुछ इसके अंदर नया है और हमें उम्मीद है कि ये कस्टमर को बहुत एक्साइट करेगा। साथ में इसमें हमने AGS टेक्नोलॉजी दी है, स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है और कुल मिला के एक बहुत बढ़िया पैकेज कस्टमर के लिए हमने बनाया है। इंजन की इसकी फाइन ट्यूनिंग दोबारा से की गई है, फ्यूल एफिशिएंसी दोनों पावर ट्रेन्स के अंदर डीजल और पेट्रोल उसके अंदर इम्प्रूव की है हमने और हमें उम्मीद है कि ये कस्टमर को गाड़ी बहुत पसंद आएगी। इसका डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे बड़ा फीचर इसके तौर पे माना जा रहा है, वो क्या फेरबदल है और सेफ्टी के लिहाज से क्या नए स्टैंडर्ड आपने बनाने की कोशिश की? 2 चीज़ें हैं, एक तो डिज़ाइन के अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन से लेके सेकंड जनरेशन में हमने थोड़ा इसका इम्प्रूवमेंट करा, तो उसमें तो हम उसको स्विफ्ट का कैरेक्टर रखना चाहते थे तो उसको हमने एनहांस करा। बट सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में हमने जब देखा कि लोगों का एस्पिरेशन बदल गया है तो डिज़ाइन में टोटल आप लैंग्वेज चेंज देखेंगे फ्रॉम द सेकंड जनरेशन से। ये
बहुत मेच्योर गाड़ी लगती है, बहुत कॉन्फिडेंट लगती है, एग्रेसिव है और स्टाइलिंग भी बहुत यूनिक सी लगती है। और अगर आप इसमें देखें तो बहुत ही क्लीन लुक है इसमें। अगर साइड में अगर आप देखें तो पीछे का हैंडल नहीं है, ठीक है, तो वो सी पिलर में चले गए हैं, यहाँ पे चले गए हैं, तो उसके हिसाब से आप देखें तो बड़ा क्लीन लुक देता है। तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है कस्टमर के लिए। तो एक तो ये है, और दूसरा सेफ्टी के माध्यम से मैं सेफ्टी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म इसमें है, जो हार्टेक प्लेटफॉर्म है, वो ज़्यादा रिजिड है और इसमें हमने जो ऑफसेट साइड इम्पैक्ट और पेडेस्ट्रियन नॉर्म्स हैं सारे मीट करता है। और ये सारे स्टैंडर्ड हैं सारे वेरिएंट में, लोएस्ट वेरिएंट से लेके हाईएस्ट वेरिएंट तक। क्या इन्वेस्टमेंट आपने नए स्विफ्ट के लिए किया है, और जो आप लगातार कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया की तरफ मारुति का जो कमिटमेंट है उसको आप इस स्विफ्ट से कैसे पूरा कर रहे हैं? मेक इन इंडिया में हम लोग काफ़ी टाइम से हैं, पर हम लोग उससे एक स्टेप आगे जा रहे हैं, क्रिएट इन इंडिया। तो ये सारा जो डिज़ाइन है वो हमारे अपने इंजीनियर्स ने किया है R&D में। और उसके अलावा जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट टूलिंग वगैरह सब मिलाकर तकरीबन 700-800 करोड़ के बीच में इसकी इन्वेस्टमेंट हुई है हमारी। इसके पहले जो प्री बुकिंग की गई थी वो कितनी आई है, नंबर्स क्या है अप्रॉक्सीमेट, और उसका जब आपने आज प्राइस इसको सामने रखा है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, उससे आपको क्या लगता है कि आने वाला जो इसकी बुकिंग्स होंगी वो क्या कुछ टारगेट आप देखते हैं इसको? हमने लगभग 15 दिन पहले बुकिंग्स खोली थी इसकी, और 11,000 रुपये से इसकी बुकिंग चालू हुई थी। तो कस्टमर ने अभी गाड़ी नहीं देखी थी नई, और ना ही कस्टमर को प्राइस मालूम था, परंतु स्विफ्ट की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी है कि ऑलरेडी हमारे पास 40,000 से ऊपर बुकिंग्स आ गई हैं। और आज जब हमारी गाड़ी ये शोरूम में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी और डिलीवरी शुरू हो जाएगी, प्राइसिंग जो है कस्टमर को पता चल गई है जो बहुत कम्पिटिटिव है, तो सर्टेनली वो बुकिंग के अंदर एक बड़ा जंप आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर एनालिस्ट शेयर पे बुलिश है, मैनेजमेंट गाड़ी पे बुलिश है, तो हर तरफ से मारुति को लेकर अच्छी खबरें आ रही हैं। करीब अभी 1% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक और अहम चीज है, कल नतीजों का दिन भी बहुत बड़ा है, तो क्योंकि कल 6 बड़ी कंपनीज, निफ्टी के 6 बड़ी कंपनीज के कल नतीजे आने वाले हैं। मेरी पूरी टीम मेरे साथ तैयार है। पूजा बताएंगे हमको SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, साथ ही अंचल से जानेंगे टाटा स्टील M&M के नंबर्स कैसे हैं। संदीप हमको ये बताएंगे कि ONGC BPCL नंबर्स कैसे लेके आ रहे हैं। तो खैर पूजा से ही शुरुआत करते हैं। तो पूजा पहले ये बता SBI के नंबर कैसे आ रहे हैं, बाद में शेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। SBI के नंबर साल दर साल कंपेरेबल नहीं है क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ था, तो उसके बाद के नंबर्स कंपेरेबल तो नहीं होंगे। लेकिन तो हम जो इस बार अनुमान लगा के चल रहे हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का अनुमान लगा कर चल रहे हैं। तो अगर वो नंबर्स देखें तो ग्रॉस NPA के लेवल्स पर नंबर स्टेबल ही रहेंगे, जिस पर कि सबसे ज़्यादा नजर रहेगी, क्योंकि बैंक जिस तरह से कंसोलिडेशन कर रही है अपने बुक्स का। माना जा रहा है कि प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर ही बैंक ने अच्छी खासी कर ली थी और एसेट क्वालिटी को भी जितना कुछ था फैक्टरिंग कर लिया था, NPA जितने बढ़ने वाले थे उनको फैक्टरिंग कर लिया था, उसके सामने प्रोविजनिंग काफी ज्यादा कर ली थी। इस बार प्रोविजनिंग में गिरावट का अनुमान है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45% की गिरावट प्रोविजनिंग के फ्रंट पर देखने को मिल सकती है और ग्रॉस NPA के आंकड़े जो है वो स्टेबल होंगे। यही 2 नंबर्स हैं जो कि जिस पर कि बाजार की नजर रहेगी, और ओवरऑल इस बार लोन ग्रोथ किस तरह की होती है इस पर भी हमारी नजर रहेगी। जो नंबर्स अभी आप बता रहे हैं उसको वन लाइनर में ये कहें कि SBI के नंबर अच्छे आ रहे हैं। SBI के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। SBI के नंबर अच्छे आ रहे हैं। शर्मिला, SBI के नंबर अच्छे आ रहे हैं, भाव अच्छे मिलेंगे, 300 पे है, इसका मेक ब्रेक का लेवल है। टेक्निकल्स वालों की बात मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक अगर आप कोई फंडामेंटल की तरफ भी उस तरह की एडवाइस ले तो भी आई थिंक 300 इज अ सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट लेवल, क्योंकि अगर जिस तरह से बात हो रही थी, एक तो रिजल्ट्स कंपेरेबल नहीं है बिकॉज दैट होल सब्सिडियरी, तो उसकी कमेंट्री एक तो सुननी पड़ेगी कि किस तरह से वो पूरा सिलसिला आगे बढ़ा है। और अगर इस तरह की बात आती है कि एक्चुअली NPAs आर गेटिंग कंटेन्ड और उसकी कमेंट्री पॉजिटिव आती है, आई थिंक देयर इज एन अपसाइड फ्रॉम हियर, बिकॉज ये काफी एक इवन अगर आप देखें फंडामेंटली एक बहुत रेंज में रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि SBI के नतीजे बाकी जो PSU बैंक्स थे उनके पहले से ही अच्छे आने लगे हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी 1-2 क्वार्टर पहले से ही SBI के नतीजे ठीक ठाक आने लगे थे, बट इट्स नॉट रियली रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। सो आई थिंक अगर इस तरह का नतीजा आता है और मार्केट कल इसी तरह के थोड़े ठीक ठाक मूड में रहता है तो हम इस लेवल से डेफिनेटली एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर तस्वीर बदल सकता है SBI के, जरूर ध्यान रखिएगा कल SBI के हिसाब से। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर कैसे आ रहे हैं पूजा?
में भी जो इम्पोर्टेंट चीज रहेगी वॉच करने के लिए वो एनपीए के नंबर्स ही रहेंगे, जो कि स्टेबल रहने का अनुमान है। तो ये पॉजिटिव चीज होगी बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। और लोन ग्रोथ म्यूटेड है, क्योंकि हम काफी समय से देख रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले कुछ क्वार्टर पहले देखे तो हालात काफी खराब थे। तो धीरे धीरे मैनेजमेंट के आने के बाद एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अभी भी चालू है। लोन ग्रोथ म्यूटेड रहेगी। जो नंबर्स इस बार इंपॉर्टेंट रहेंगे वो ग्रॉस एनपीए के रहेंगे, और हमारा मानना है कि उसमें कमी रहेगी या तो वो स्टेबल ही रहेंगे। तो नंबर्स बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फंड लर्नर ये भी समझा सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छे नंबर्स देगा। टेक्निकल पे अच्छा बेस है इसके पास 150 का। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, एक बार हिम्मत करके बीटीएसटी लेके जाएं या फिर कल ही प्लस करें? मार्केट का ओपनिंग भी देख लेंगे एक बार। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है ना जी, आई जस्ट मिस्ड इट। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो प्राइस पैटर्न है वो जो है फॉलिंग चैनल है, और जिसका जो लो था लगभग 148 के आसपास है। परसों के दिन जब निफ्टी गिरा था 148 टेस्ट किया और वहाँ से टेक्निकल पुल बैक चालू है। मुझे लगता है कि जो बॉटम है वो वेल प्लेस्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा 148 तक का मैं करेक्शन देखता हूँ। तो मुझे लगता है अगर कॉन्ट्रा थ्योरी के हिसाब से सोचे तो बाय एंड डिप कैंडिडेट डेफिनेटली है। अपसाइड में मुझे लगता है अगर बीटीएसटी करना है तो 160-61 तक का एक टारगेट मुझे लगता है आने वाले 1 या 2 दिन में आना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर पीएसयू बैंकिंग संभलता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से 174 तक जा सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड्स के लिहाज से अगर सोचे तो अगर आप चैनल के लोअर एंड पे है तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपके फेवर में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लेके जा सकते हैं। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा लेके जा सकते हैं, एसबीआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं। 2 बड़े बैंक शायद बाजार को थोड़ा और फ्यूल दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्निंग्स की बात हो रही है, सुदर्शन केमिकल के नंबर आए हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग है। सीधा 12 करोड़ से बढ़कर उनका मुनाफा 19 करोड़ हो गया। शेयर 8.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट डे हाई पे। सुबह सुबह मेरे को अच्छी तरह से याद है, रजत ने हमको ये ट्रेडिंग कॉल्स में दिया था क्या सुदर्शन केमिकल पे ध्यान रखेगा, और चॉइस ब्रोकिंग की रिकमेंडेशन थी, जितना मेरे को याद है 8.5% ऊपर। ₹2.5 का एक डिविडेंड भी आ गया। 2 शेयर हमने अर्निंग के बेसिस पर आपको नोटिस करवाए थे। पहला पेज इंडस्ट्रीज डे हाई पे खड़ा हुआ है, एसीसी की बात हुई थी, डे हाई पे खड़ा हुआ है। तो जी बिजनेस देखने का फायदा भी यही है, अर्निंग्स भी जानिए, ट्रेड भी समझिए कि कैसे आपको फायदा इसमें मिल जाएगा। खैर, अंचल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं टाटा स्टील के नंबर कैसे आ रहे हैं। अंचल बताएं टाटा स्टील के नंबर्स। टाटा स्टील के नंबर शानदार रहेंगे और पॉजिटिव साइड पे शानदार नंबर आपको स्ट्रॉन्ग दिखते हुए मिलेंगे। रेवेन्यू में करीब 14% की बढ़त का अनुमान है, तो वहीं ऑपरेटिंग मुनाफा 40-41% बढ़ता हुआ दिखेगा। मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, 15.7% के आसपास के इस बारी के एबिटा मार्जिन रह सकते हैं, लेकिन की हाईलाइट प्रॉफिट फिगर रहेगा। इस बारी मुनाफा ऑलमोस्ट 5.5 गुना से ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो फाइनेंस कॉस्ट का प्रेशर कम हो रहा है, दूसरा यूरोपीय कारोबार जो पिछले साल इस समय प्रेशर में था वहां पे पूरा तरह से जो दबाव है वो ईज आउट हो गया, उसका फायदा होगा, और तीसरा कंपनी की अदर इनकम में थोड़ा और इजाफा हो रहा है। इन तीनों का ही क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आपको मुनाफे में दिखेगा। इस बार की फोकस रखिएगा, इस बार वॉल्यूम सेल्स कैसी, इनकी वॉल्यूम्स कैसी रहती हैं। 6.5% बढ़ने का अनुमान है। अगर इससे ज्यादा का आंकड़ा आता है तो पूरे नंबर्स पे आपको एक और टर्न अराउंड अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे में आपकी रिकमेंडेशन टाटा स्टील के नंबर्स पर? नंबर्स पर नहीं, स्टॉक्स पर तो मैं बहुत बुलिश हूँ। नंबर्स मैंने अगर पहले नंबर्स आने दीजिए उसके बाद देखेंगे। स्टॉक में मैं बहुत बुलिश हूँ और मुझे लगता है कि जो करेक्शन आया है उसके बाद, इनफैक्ट कल भी मार्केट में ये स्टॉक करेक्टेड हुआ था और परसों मैंने टाटा स्टिक भी पिक करवाया था, मतलब मेरे क्लाइंटों को वापस दिलवाया था। कल जब नीचे आ गया वेदांता के साथ साथ, तब भी मुझे लग रहा था कि शायद ये नीचे से बाउंस बैक करेगा। आज किया था, ऊपर में सस्टेन अभी नहीं किया है, पर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि करंट लेवल पर जो जगह पे ये स्टॉक मिल रहा है, एक अच्छा जगह मिल रहा है, मतलब दोबारा खरीदारी करने का एक अच्छा जगह पे ये मिल रहा है। मुझे तो लगता है कि इसको लेके जाना चाहिए और पोजीशन मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, मेरे कल 6 निफ्टी की कंपनीज के नंबर है 50 में से, यानी कि 10% निफ्टी का कल नंबर्स के साथ होगा। आज मार्केट का स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी है, तो पोजीशंस को लेके जाएं जहां भी प्रॉफिट्स खड़े हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। फॉर्चुनेटली 10% मार्केट कैप के नहीं है नंबर्स का, लेकिन नहीं, लेकिन देखिए वो आई थिंक रिजल्ट का इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक ही रहेगा काफी हद तक, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट के लिए मैटर करेगा वो जो इंटरनेशनल क्यूज आएंगे वही ज़्यादा मैटर करेंगे, और वही होते भी रहा है मार्केट में। हमने अलग अलग नंबर्स में देखा है, आप आईटीसी को देखिए, रिलायंस को देखिए। बट दैट रिमाइंड्स मी, एक बार शर्मिला, एक बार आईटीसी पर आप अपना व्यू दीजिए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ ये रही है कि ये, और ये 2-3 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये बड़ा डिसिप्लिन रहा है, नुकसान में भी और अपसाइड में भी। अब कहीं ना कहीं मार्केट अगर एक फर्म बॉटम बनाता है तो फिर उसे रोटेशन भी करनी पड़ेगी लीडरशिप में। इसमें आईटीसी का रोल आप क्या देख रही हैं?
एक तो जो सबसे अच्छी चीज आईटीसी के लिए रही वो ये थी कि बजट में उसके लिए कोई नया टैक्स नहीं आया। तो एक वो जीएसटी शॉकर जरूर रहा कि पहले थोड़ा कम था टैक्स और फिर इट वाज सॉर्ट ऑफ अलाइंड विद व्हाट वाज अर्लियर। बट दैट सेड आई थिंक कि ये जो बजट में जिस तरह से एक चीज सामने आई कि कोई एडिशनल टैक्स नहीं आया सिगरेट बिजनेस पर, सिगरेट के बिजनेस पर, उससे ही आई थिंक हमने देखा कि बाकी के स्टॉक्स जिस तरह से गिर रहे थे बजट के दिन, आईटीसी सॉर्ट ऑफ हेल्ड इट्स ओन। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक दैट व्हाट विल रियली मेक और ब्रेक आईटीसी इज कि जो उसके बाकी के बिजनेसेस है उसका कैसे किस तरह से कंट्रीब्यूशन आता है इंक्रीजिंगली बॉटम लाइन पे। बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे सिगरेट बिजनेस ग्लोबली इफ यू लुक एट इट इज अ लिटिल डेटेड सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस कि जिस पर एक है आगे भले आप you say 5 years down the line or 10 years down the line, there is a sort of a date on it. So I think it is very important कि जो काफी कोशिश भी कर रही है कंपनी की, whether it is their food business, whether it is their agri business, उसका किस तरह से contribution आगे चलकर bottom line में increasingly ज्यादा आता है। और उस लिहाज से भी आई थिंक द बजट वाज अ पॉजिटिव फॉर आईटीसी। सो आई वुड अग्री, आई थिंक कि काफी नेगेटिव्स प्राइस में है, स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म्ड। इफ दिस काइंड ऑफ अ रोटेशन डज हैपन, आई थिंक आईटीसी विल डेफिनेटली बेनिफिट। ठीक है, आईटीसी रोटेशन का बेनिफिशियरी तो होगा कि फिलहाल तो खैर पूरी तरह से एक रेंज में अपने आप को बांधे हुए हैं। इस बीच दो नंबर्स हो रहे हैं, एक तो टेक्स मैको के नंबर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नीचे बैंड पे 265 से गिरी है इनकी आज 227 हुई है, और एक दूसरा नंबर था वो था हैरिसन मलयालम का। हालांकि उसमें 5% का सर्किट है जो कि लग चुका है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ बचा नहीं। आज तो सौदा जाएगा भी नहीं, जिनके पास है शायद होल्ड करके रखे क्योंकि बायर फ्रीज है। एक बार आप एमएनएम के नंबर्स भी देख लेते हैं, ये कैसे आ रहे हैं। अंचल बताएं एमएनएम के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। अच्छे नंबर्स की उम्मीद की जा रही है। देखिए अगर आप रेवेन्यूज देखें तो 9 से 10% के करीब कंपनी की आय बढ़ती हुई दिखेगी। वॉल्यूम ग्रोथ 6.5% की रही है, रियलाइजेशन बढ़ रही है, उसका फायदा होगा। लेकिन नजर रखिएगा जो मेटल प्राइसेस बढ़े उसका कितना इंपैक्ट होता है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार मार्जिन जो है करीब 1 से 1.5% तक बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर मेटल प्राइस का इंपैक्ट ज्यादा होता है तो सीधा असर मार्जिन पे दिखेगा कंपनी के। मुनाफे की जहां तक बात रही, मुनाफे में 23% की जंप का अनुमान है। क्रिटिकल रहेगा इस बारी। अब यूवी सेल्स इस बारी अच्छी रही, ट्रैक्टर बिक्री अच्छी रही। गोइंग अहेड Q4 के लिए अगर मैनेजमेंट कुछ बोलता है किस तरह की रहेगी, नॉर्मली Q4 अच्छा क्वार्टर रहता है इनके लिए, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इस पे भी आप ध्यान रखें। तो ये एमएनएम के नंबर्स हैं। खैर इस एमएनएम पे मैं राय लेने से पहले पर बजाज इलेक्ट्रिकल आपको दिखा दूं। थोड़ी देर में हमारे साथ पहले सीएफओ जुड़े थे, वो ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करेंगे, उसका फायदा मिलेगा। शेयर ने तो खैर डिस्काउंट करना शुरू कर दिया, 4.5% ऊपर है मैनेजमेंट की। जी बिजनेस पे उन्होंने बात रखी, उसके बाद का ये रिएक्शन है। राजेश आपका एमएनएम पे व्यू चाहिए, सौदा खड़ा करके रखें या कुछ पोजीशंस को बढ़ाया जा सकता है? अभी नंबर्स ठीक है। देखिए डिम्पी, मुझे लगता है कि एमएनएम में जो वीकली चार्ट में यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ तो लगभग मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस पैटर्न है दैट इज अ राइजिंग चैनल, और जिसका रेजिस्टेंस बनता है लगभग 785 के आसपास। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग वीकली चार्ट पे वो रेजिस्टेंस हिट किया है, और अगर कैंडल स्टिक देखें तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है। आई थिंक मुझे लगता है कि टॉप बन चुका है। हालांकि ये बात जुदा है कि 750 के आसपास का लेवल है, ये अभी तोड़ नहीं रहा है, उसके आसपास वो खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 750 एंड 780-85 ये रेंज में मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल इसका ट्रेंड यहाँ पे वीक हो सकता है। मे बी ये जो रैली है वीकली बेसिस पे वो कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास फिजल आउट होगी। तो मुझे लगता है यहाँ पे फिलहाल ट्रेडिंग बेट ना ले, अगर पोजीशन है तो लॉन्ग लिक्विड कर दे। बिल्कुल। चलिए इस बीच संदीप भी हमारे साथ हैं, और ONGC और BPCL इनके नंबर्स क्या है ये क्विकली जान लेते हैं। BPCL पर बताइए संदीप पहले, क्या उम्मीद? BPCL के नंबर इस बार थोड़े से वीकिश रह सकते हैं अगर आप सिक्वेंशली कंपेयर करें। इनकी सेल्स जरूर बढ़ती हुई दिखेगी, करीब 64,000 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिलेंगे, 20% के आसपास की बढ़त आएगी। लेकिन बिड्डा फ्रंट पे और मार्जिन के फ्रंट पे नंबर्स आपको वीक नजर आते हुए दिखेंगे। एक तो इनके जो GRMs हैं IOC के नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो उतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ इनकी जो कोची की रिफाइनरी है उसमें लगातार एक्सपेंशन जो पूरा हो रहा है उस वजह से इनकी डेप्रिसिएशन और जो ब्याज लागत है वो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से बिड्डा के ऊपर भी प्रेशर आएगा और मार्जिन में भी दबाव देखने को मिलेगा। और चूंकि ब्याज लागत बढ़ रही है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इस बार मुनाफे में भी देखने को मिलेगा, और मुनाफे में गिरावट देखने को मिल सकती है। सिक्वेंशियल बेसिस पे मुनाफा करीब 9.5% गिरकर 2135 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, और दूसरा ONGC के नंबर कैसे आ रहे हैं? रहेंगे सिक्वेंशली। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स, अबिड्डा और मुनाफे के फ्रंट पे 21 से 22% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। देखिए क्रूड के प्राइसेस करीब $10 के आसपास का इजाफा हुआ सिक्वेंशली।
वॉल्यूम्स नहीं बढ़े हैं लेकिन जो गैस के वॉल्यूम्स हैं वो बढ़े हैं। और आपको याद होगा 1 अक्टूबर से गैस की जो घरेलू कीमतें हैं उसमें 17% के आसपास का इजाफा किया था सरकार ने। तो इस बार गैस साइड से भी अच्छे कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है। और उसके साथ साथ इनकी जो ब्याज लागत और जो DD&A खर्च होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें कमी देखने को मिलेगी, जिस वजह से मुनाफे में करीब 21% के आसपास की बढ़त आएगी। तो ओवरऑल जो सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। ONGC के नंबर्स का अनुमान भी आपके सामने है, नीचे में थोड़ा सुधार ही देखने को मिलेगा, लेकिन कच्चे तेल की जो प्राइस टूटे है ना उसका आज पूरी तरह से डेंट देख रहा है, शेयर 0.5% नीचे है। कहां पे बेस है इसका सेमी, कहां पे सपोर्ट लेगा ONGC, सिर्फ इतना बताएं। सपोर्ट के हिसाब से 2 दिन पहले जो लो बनाया था 180 के आसपास, उसी के आसपास सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो इसका 200 डेमा है और उसमें एक पैनिक लो भी बना है। मुझे नहीं लगता कि वो लो दोबारा टूटना चाहिए। अगर टूटता नहीं है तो वापस इसमें खरीदारी करने का सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, इस बीच मुथूट फाइनेंस के भी नंबर्स आए हैं। जो इनका मुनाफा है वो रहा है 464 करोड़ का, और जो कंपनी का रेवेन्यू है वो रहा है 1554 करोड़ का। तो ये अभी नंबर्स आए हैं मुथूट के, और कंपनी काउंटर करीब 4.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। NBFC स्पेस और साथ ही मुथूट कैसा लगता है शर्मिला आपको? अच्छा ही लगता है। आई थिंक एज अ सेक्टर जिस तरह के नतीजे अगर आप मैं सुन रही थी मुथूट के, वो काफी ठीक ठाक लगते हैं। और आई थिंक कि अलग अलग अभी बिजनेस मॉडल्स है। कुछ है जो टोटली MFI तरह का बिजनेस कर रहे हैं, या लोन्स के स्मॉल लोन्स का बिजनेस कर रहे हैं, या तो देयर आर सम नाउ स्मॉल बैंक्स लाइक एन इक्विटास एक्सेट्रा। इसमें मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा उज्जीवन और इक्विटास इस तरह के स्टॉक्स पर रहेगा। बट दैट सेड आई थिंक डेफिनेटली मुथूट, मन्नापुरम, इन स्टॉक्स के लिए भी इन लेवल से अपसाइड है। और मेरे हिसाब से जिस तरह की ग्रोथ रिजल्ट्स में ट्रेजेक्टरी रही है, वो भी आगे चलकर ये कंपनीज मेंटेन कर पाएंगे। एक बार मुथूट के चार्ट को भी देखते हैं। देखिए, एक तो कंपनी ने 10 रुपए का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, और साथ ही अगर हम कंपेयर करके देखें तो इस बार 464 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा है। लेकिन इसी क्वार्टर के लिए लास्ट ईयर जो मुनाफे का आंकड़ा था वो था 291 करोड़, 291 करोड़ का, और 2 गुना डबल हो गया। हाँ, और अगर आप जो रेवेन्यू है उसे भी देखें तो इस बार 1554 करोड़ रहा है, जबकि पिछले बार ये था 1331 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 6% ऊपर मुथूट फाइनेंस इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन अब वक्त है आज की फाइनल बेट देखने का। बताइए रजत। जी बिल्कुल, केमिकल स्टॉक्स पे नजर रखें। कनोरिया केमिकल जिसमें एक पिक है जहां पर तेजी और बढ़ सकती है। देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स डेफिनेटली इंप्रूव करते हुए नजर आए, और आज तो सबसे प्रेफर्ड सेक्टर हैं, 2 सेक्टर्स इनफैक्ट आज केमिकल और सीमेंट दोनों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से निचले सुरों से बहुत स्मार्टली गेन, और अभी जो आर्ली चार्ट्स हैं इसके हिसाब से 84-85 बहुत एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। अगर जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर दोबारा से खरीदारी होती हुई नजर आएगी। आज शुरुआती सत्र में अच्छी तेजी थी, उसके बाद अब एक डिप है, तो ट्रेडिंग का मौका है दोबारा से खरीदारी करने का। नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट पहला है 90, उसके बाद 92 तक का जोन, और स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा कि 84-85 इंपॉर्टेंट लेवल, इसी को ही आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चलें, और पहला 90 उसके बाद 92 तक के टारगेट्स के लिए कनोरिया केमिकल पे बेट लगा सकते हैं। ठीक है, कनोरिया केमिकल्स होगा, इस पे थोड़ा ध्यान रखें। 90-92 का लेवल है, लेकिन बार बार नजर आ रही है आज भी मुथूट पे जैसे नंबर्स आए इसका रिएक्शन भी हुआ, और इस समय डे हाई पे 7.5% की मजबूती है। ये 2-2.5-3% था जैसे नंबर्स आए थे, मीर ने आपको सामने रखा, अब 7% तक की मजबूती है। एक बार दोनों शेयर्स पे आपका व्यू चाहिए राजेश। एक तो मुथूट पे क्या आप प्रॉफिट बुक कर लें जिन्होंने नंबर्स के हिसाब से इसको लिया है, और दूसरा कनोरिया केमिकल जो भी रजत बता के गए हैं, इसको BTST कर जाए। देखिए, मुथूट मुझे लगता है इन पर्टिकुलर अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी भी मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, उसे होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 410। इसका जो रेजिस्टेंस है वो इमीडिएट है 442 का, और उसके बाद है 456-60 का। तो मुझे लगता है कि एट करंट प्राइस फिलहाल के लिए तो होल्ड रखना चाहिए। मोमेंटम बना रहेगा, 410 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसी को स्टॉप लॉस करके मेंटेन करे, तो उसको मेंटेन करे। दूसरी बात है कनोरिया केमिकल विच इज एट 88 रुपीज़ 40 पैसा। देखिए, 110 रुपए से लेके इसको तोड़ा लगभग 75 रुपीज़ तक, बहुत अच्छा शार्प करेक्शन हमने देखा है। मुझे लगता है इसका एक रिएक्शन ओवरऑल केमिकल सेक्टर में आएगा। आप देखिए टाटा केमिकल, देखिए UPL, जो हम लोग ज्यादातर F&O ट्रेडर जो है वो ट्रैक करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केमिकल में रैली बाकी है। बाजार
बाजार में एक जो पुल बैक है, जो रिलीफ रैली हम देख रहे हैं वो आगे भी एक्सटेंड होगी, तो कनेरिया को भी उसका बेनिफिट मिलेगा और लगभग 95 के आसपास का एक भाव मिल सकता है। तो मुझे लगता है अगर पोजीशन है, फंसी हुई पोजीशन रहेगी, तो आप 94-95 के आसपास उसको एग्जिट कर दें। ठीक है, दोनों पे हरी झंडी, यानी कि दोनों शेयर्स को आप रखें, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आप रखें। लेकिन सीमेंट शेयर्स में आपको दिखा दूं, एसीसी के नंबर्स आए, सबसे पहले नंबर हमने बताया, एनालिसिस करके आपको बताया, ना केवल एसीसी बल्कि पूरा सीमेंट पैक ही चल पड़ा है। एक बार आप अंबुजा सीमेंट को दिखाएं, ये 5% ऊपर है। इंडिया सीमेंट के अंदर करीब 6% तक की तेजी आ चुकी है। ये सारे बड़ी सीमेंट कंपनीज बता रहा हूं। अब जरा मिड कैप में आऊंगा तो डेक्कन सीमेंट है, ये करीब 7% ऊपर है। प्रिज्म सीमेंट करीब 9% ऊपर है और साथ ही एक रेमको सीमेंट है, हालांकि छोड़े लाल निशान में छोड़ देते हैं इसको। जेके लक्ष्मी सीमेंट करीब 4% ऊपर है। ये छोटी और बड़ी सभी कंपनीज के अंदर एक हमने जोरदार उछाल आते हुए देखा है। शर्मिला, इस सीमेंट कंपनीज की वैल्यूएशन को लेकर तो कोई डाउट नहीं आता होगा ना मन में, क्योंकि ना तो ये चले, भारतमाला और भी कई ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रा पे इस बार फिर से फोकस दिया गया है, तो ये सारे शेयर्स तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से पीछे हटे थे। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, रखें इन सीमेंट कंपनीज को। नहीं, एक दिक्कत जरूर थी। आई थिंक जैसे कि आप जानते होंगे पिछले साल एक पेटकोक बैन आया था और उस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो सभी सीमेंट कंपनीज का ऊपर गया था और इट वाज वेरी क्लियर कि जितना आपका पेटकोक का इस्तेमाल ज्यादा है उतना आपके बॉटम लाइंस पर हिट आएगा। सो आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग कि ऐसे बैकग्राउंड में अगर एसीसी के नतीजे अच्छे आते हैं, क्योंकि इस तरह की खबरें भी आ रही है कि कुछ ज्योग्राफीज में सीमेंट की प्राइसेस बढ़ाई गई है और यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर एक डिमांड पिकअप भी हम देखे सीमेंट में, बिकॉज यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन और किस तरह की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ी बहुत म्यूटेड रही है और रियलाइजेशंस वर हिट बिकॉज ऑफ दिस पेटकोक बैन, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल सी रिटर्न हो रही है ये पूरे सेक्टर में। एंड यस, आई थिंक बिग थम्स अप टू जिस तरह के एसीसी के नंबर्स आए। आई थिंक यू नो उससे अगर बाकी के स्टॉक्स ने अगर एक इफ सॉर्ट ऑफ द रैली हैज स्टार्टेड, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आपको सबके नतीजे इंडिविजुअली देखने होंगे, लेकिन एसीसी के डेफिनेटली नंबर्स बहुत अच्छे थे। मेरी एक और चीज है, अगर मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के लिए समय चाहिए तो कुछ डिफेंसिव प्लेस में ही रहे हैं अभी, जैसे सीमेंट अपने आप में डिफेंसिव हो चुका है, फार्मा, थोड़ा बहुत आईटी, थोड़ा बहुत हमने देखा आज कमोडिटी बेस्ड शेयर अच्छा चल रहे थे, फर्टिलाइजर उसमें से एक है, कुछ कॉफी चाय के शेयर्स भी अच्छे चले, तो इन्हीं में थोड़ी पोजीशंस रखें अभी। नहीं देखिए, वो ट्रेडर ऐसा करते भी हैं बिकॉज उन्हें क्या होता है कि अपना डाउन साइड भी प्रोटेक्ट करना होता है। तो डिफेंसिव प्ले अपने आप आपको एक सेफ्टी नेट दे देता है आपके बाकी कैपिटल पे, जो कि शायद रिस्की बेट पे इन्वेस्टेड है। लेकिन जो अच्छा वैल्यू ढूंढने वाला खरीदार है उसके लिए तो इस तरह के मार्केट में मौके अच्छे मिलते हैं। अब वो उनके ऊपर है कि वो कितना एक तो वॉलेटिलिटी, उनका स्टमक कितना है कि वो वॉलेटिलिटी को ले पाए और उसमें इन्वेस्ट कर पाए। जैसे एक स्पेस है उसे आप देखिए लिकर स्टॉक्स को, ये जो गिरावट मार्केट में हुई है इसमें कई स्टॉक्स है जहां पर हमने अच्छा खासा नुकसान देखा है और अभी भी मार्केट जितना रिकवर हो गया है उतनी कंप्लीट रिकवरी शायद इन स्टॉक्स में देखने को नहीं मिली है। इस पर कोई बेट है क्या आपकी इस समय शर्मिला? I'm sorry, but are you saying it's a defensive play? No, I'm not saying it's a defensive play. I'm asking you कि जो liquor stocks हैं उसमें कहीं वैल्यू दिखे, this can't be defensive. It's a point of view. लेकिन आई थिंक डेफिनेटली क्योंकि जिस तरह से अगर आप यूनाइटेड ब्रूरीज के नतीजे देखें, जिस तरह से वो हाईवे बैन आया था और उससे जो एकदम सबकी अर्निंग्स डिस्टर्ब हो गई थी, तो उस पूरी प्रक्रिया को चलना पड़ा कि दे हैड टू सॉर्ट ऑफ चेंज द रेगुलेशन, गेट क्लैरिटी ऑन दैट, और फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके मार्जिन्स जो पहले लेवल्स थे उन पर वापस आए। सो दे वर सॉर्ट ऑफ डीलिंग विद अ डबल वैमी, एक तो डीमोनेटाइजेशन का वैमी हुआ था और उसके साथ साथ ये हाईवे बैन भी आया था। लेकिन अब आई थिंक इस तरह से डेफिनेटली बात सामने आई है कि नंबर्स में कि दे आर ओवर दैट, और आई थिंक शायद यूनाइटेड ब्रूरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए और भी जिस तरह की बिकॉज ऑफ देयर लेवरेज एक्सेट्रा जिस तरह से क्लैरिटी आगे चलकर इमर्ज होगी तो उससे डेफिनेटली फायदा होगा। सो यस, आई थिंक अगर हम कंजम्पशन प्ले की बात करते हैं तो उनमें आई थिंक आई विल डेफिनेटली ऐड दिस एज अ सेक्टर, एंड व्हाई नॉट, इन अ वे इट इज अ डिफेंसिव। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ जरा बीटीएसटी कॉल्स भी देख लेते हैं। आज की बीटीएसटी कॉल्स कौन सी हैं, ताने बताएं।
जी शुक्रिया डिम्पी। आज सारी खरीदारी की कॉल्स हैं और इसमें सबसे पहले जगदीश ठक्कर के रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। इनकी तरफ से दोनों ही BTST हैं। सबसे पहले सन फार्मा को चुना है और शानदार तेज़ी ऑलरेडी देखी जा रही है। इनका मानना है 590 तक के लेवल्स कल आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 565 का। इसके अलावा टाटा स्टील अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पे भी। इनका मानना है कि 680 के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं और स्टॉप लॉस लगाइए 660 का। इसके अलावा जय आनंद ठक्कर से भी हमने बातचीत की। इनकी तरफ से भी 2 BTST ही हैं। कजारिया सेरेमिक्स में ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट्स बता रहे हैं 625 के। स्टॉप लॉस आप लगाइए 592 का। इसके अलावा टाइटन, इसमें भी आज बस देखा गया और टारगेट्स ये बता रहे हैं 826 के। स्टॉप लॉस आप लगाइए 789 का। इसके अलावा विवेक गुप्ता, इनसे भी हमने बातचीत की। इनकी तरफ से भी 2 BTST ही हैं। सबसे पहले चुना है वी-गार्ड को। यहाँ पे भी आप BTST ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 223 के लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। स्टॉप लॉस आप लगाइए 212 का। इसके अलावा टाटा ELXI, इसमें टारगेट्स इनको एक्सपेक्टेड हैं 1009 के। स्टॉप लॉस आप लगाइए 980 का। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स जो ज़्यादातर BTST में ही कन्वर्ट हो रहे हैं और BTST कॉल्स ही STBT हमको मिली भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो शेयर नहीं चल रहे, हेक्सावेयर नहीं चल रहा आज। UBL के बारे में ही अभी कह भी रहे थे कि ये बिल्कुल पुल बैक नहीं दे रहा। हेक्सावेयर नहीं चला, UBL नहीं चला, NIT टेक नहीं चला, आज NTPC भी नहीं चला। ये कुछ एक ऐसे शेयर थे जो नहीं चल रहे इस तरह के मूव में। आज इमामी भी नहीं चला है। एक और शेयर मैं आपको बताता हूँ जो आज नहीं चला, वो है टाटा मोटर्स। ये तो पता नहीं कब चलेगा, आज भी नहीं चला। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर अभी भी मुश्किल थोड़ी बनी हुई है। खैर, जो चलने वाले शेयर्स हैं मैं जरा उस पर आता हूँ। एक बार जरा सन फार्मा पे वापस आते हैं। आज टैरो के नंबर्स खराब थे, सुबह डर लग रहा था हो सकता है 4% नीचे चला जाता है शेयर, लेकिन गया थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन उसके बाद क्या स्पीड देखिए, 6.5% ऊपर। आज का सबसे बड़ा टर्न अराउंड इसी ने किया है। राजेश, लेके जाए इसको STBT करके, BTST करके। डिम्पी, इनफैक्ट जब आपके साथ जब कॉल शेयर किया था तब दैट टाइम इट वाज एट 565 और मेरा BTST का टारगेट था 585। अनफॉर्चुनेटली वो टारगेट के आसपास ही है, तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा सा मेरे लिए रिस्की है। सन फार्मा, उसके साथ मैंने सिप्ला भी दिया था। सिप्ला में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है। मुझे लगता है अगर तीसरा कोई काउंटर रहेगा लो बीटा, जहाँ तो मुझे लगता है कि कुछ फ्रेश करे, तो मुझे बायोकॉन अच्छा लगता है। एट करंट प्राइस वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 590 और इसका BTST टारगेट रहेगा 635 का। ठीक है, एक शेयर जिसके अभी अभी नंबर आया हुआ है सुपर हाउस। ये एक लेदर की कंपनी है और इसके नंबर्स में अब इनका जो मुनाफा है वो लाखों से करोड़ों में आया है। ये पहले करीब 21 लाख रुपए के आसपास का था, 31 लाख के आसपास का मुनाफा, अब बढ़कर 3.5 करोड़ हुआ इस बार की का। तो 4.5 से 5% ऐसी में जरा जल्दी से देखेंगे इस शेयर को। BTST करके जाए, नंबर अच्छे हैं। आज पूरा रिएक्शन नहीं होगा, कल भी दिखेगा शायद। जी बिल्कुल BTST करके जाएंगे। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो फॉर्मेशन है 165 से 175 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 65 के आसपास है, हाँ लेके जाना चाहिए। ठीक है, इसको लेके जाया जा सकता है। एक बार जरा ADAG के शेयर्स में रिलायंस कैपिटल को भी दिखाएं, ये भी डी हाई पे है। इस शेयर के अंदर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। राजेश, आपकी रिकमेंडेशन थोड़ा संक्षेप में, 6% ऊपर है, BTST करके जाए या फिर इंट्राडे बुक कर ले मुनाफा? देखिए, ऑब्वियसली डे ट्रेडर है, उनको यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए, लेकिन एज ए BTST करना है तो 460 के आसपास एक छोटा स्टॉप लॉस रखे और BTST का टारगेट रहेगा रफली 482 और 486 के आसपास। चलिए, 99 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 10,575 पर और सेंसेक्स 34,400 पर। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आज जहां पर जो कि कल से थोड़ा बेहतर है, आज मार्केट जहां पर ओपन हुआ था 10,518, उससे हायर लेवल पर जाकर ये बंद करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो दिन का हाई था वहां से अभी भी 50 से ज़्यादा अंकों के ड्रॉप के साथ बंद हो रहा है, लेकिन जो ओपन हुआ था लेवल वहां से ऊपर, तो ऊपर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर से वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एटलीस्ट वो कन्विक्शन तो दिख रहा है। देखिए, कल के ट्रेड में भी क्या हुआ था कि खुला तो बहुत स्ट्रांग था लेकिन बाद में फिजल आउट हो गया। पार्टली इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फॉरेन क्यूज जो कि इस समय मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ठीक है, इसी तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे ये गेन अगर लेते जाएगा। लेकिन हाँ, 10,600 के ऊपर जिस दिन ये क्लोज हो जाता है, 10,600 के ऊपर जिस दिन ये चले जाता है, तो उसके बाद फिर से मार्केट में वो एक थोड़ा होप बनेगी कि ये 10,700-800 तक के लेवल को चेस कर सकता है। ठीक है, खैर मार्केट के अंदर ये उम्मीद तो है कि मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा चलेगा। जरा आज के हीरो जीरो देख लेते हैं अब, क्योंकि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जब ले जरा हीरो आपके सामने है। खैर आज तो हीरो की झड़ी लग जाएगी क्योंकि आज मार्केट ने अच्छा मूव भी दिया। आज
सुंदरम ब्रेक है कंपनी, करीब वो 15% ऊपर गई। इसके अलावा मॉर्पन लैब एक छोटी कंपनी है, ज़्यादा टूटी भी नहीं है इस बार की गिरावट के अंदर, 16% ऊपर। इसके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे। एक्सेल इंडिया, आपको ध्यान होगा सुबह सुबह हमने आशीष केलकर से बकायदा शेयर को पूछा भी था कि 7% ऊपर है, आज क्या होगा। वो कह रहे थे सर्किट लग सकता है, लग गया बॉस, 20% का सर्किट। तो इसलिए इसी बिजनेस को देखने का फायदा ये है। ACC 6% ऊपर, भारत फोर्ज 7% ऊपर, सुदर्शन केमिकल ट्रेडिंग कॉल में मिला था 8% ऊपर, नंबर अच्छे आ गए, ये शेयर भी चल गया। TD पावर के अंदर भी आज हमको अच्छा मूव देखने को मिला है। प्रिज्म सीमेंट, खैर सीमेंट के अंदर आज शानदार नंबर्स आए, ACC के अच्छे नंबर थे, हेडलबर्ग के अच्छे नंबर थे, उसने प्रिज्म को खींचा। शर्मिला भी कह रही थी कि एक प्रॉब्लम चल रही थी उनकी पेटकॉप वाली, वो काफ़ी हद तक डिस्काउंट हो चुकी है और कुछ दाम बढ़े हैं, इसका बेनिफिट भी है। आगे सरकार ने EV बिल भी कर दिया, GST का पूरा इफेक्ट भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें शायद सीमेंट को थोड़ा एक अच्छा वैल्यू प्ले बना सकती है, जरूर इस पे ध्यान दिया जा सकता है। रियल एस्टेट शेयर में भी आज खरीदारी का दिन था। एक्चुअली जब भी पुल बैक होगा ना, तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रियल एस्टेट और बैंक में आते हुए दिखेगी। जब भी आप मार्केट में पुल बैक देखें, सरकारी बैंकों का खेमा रियल एस्टेट को सबसे ऊपर रख ले। आज भी ठीक वैसे ही हुआ, 2-2% का इंडेक्स गेन पहले सरकारी बैंकों में और फिर रियल एस्टेट में मिला, क्योंकि इनमें टिपिकली शॉर्ट्स काफी रहते हैं। तो पेनिसुला लैंड चला, आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चला, गणेश हाउसिंग भी एक अच्छा स्मार्ट मूव देखे गया है। दिग्गज फार्मा कंपनीज का आज दिन था। सिप्ला अपने नंबर्स और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट की बदौलत 8% ऊपर, सन फार्मा खराब टैरो के नंबर उसके बावजूद 6% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज पे एक किसी ने केस भी दायर किया था, मैं उस कंपनी का भी नाम भूल गया, लेकिन फिर भी ये शेयर आज टूटा नहीं, करीब 3% ऊपर जाके बंद हुआ। कैडिला के अंदर भी आज स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमने देखने को मिला है। तो आज फार्मा का स्पेस काफी शानदार रहा। आज कुल मिला के अगर आप वैसे देखेंगे, बाजार का सेटअप ठीक है, छोटे बड़ी कंपनी सभी हमको यहाँ पे चलती हुई दिखी है। कुछ लीडरशिप ली है अलग अलग सेगमेंट के कुछ दिग्गजों ने, और मिड कैप का पार्टिसिपेशन भी काफी स्ट्रांग था। बैंकिंग का हिस्सा भी जुड़ गया आज बैंक इसके अंदर। तो आज का कह सकते हैं आज का सेटअप 500 को बचाने वाला, 600 तक ले जाने वाला, ये कुछ सॉर्ट ऑफ वैसे ही दिख रहा है। तो आज मार्केट की क्लोजिंग शायद अच्छी दिखेगी। इसके अलावा मेटल शेयर्स में भी देखें, यहाँ पे थोड़ी चमक बड़ी है। सरकारी यानी कि अब कंपनीज पे, कुछ प्राइवेट कंपनीज पे, कुछ फेरस नॉन फेरस सभी चले हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स में भी कुछ कंपनीज आती हैं, टिन प्लेट का प्रोडक्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स में काउंट होता है, ये चले हैं। केमिकल भले पॉकेट छोटा है लेकिन अच्छा हेल्दी पॉकेट है, पुल बैक में बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड करता है, ये भी आज ऊपर जाके बंद हुआ। तो मेरा आज की क्लोजिंग मार्केट में दी है वो एक अच्छे नोट पे दी है और 10,500 को बचाया, 10,600 के दर्शन कराए और काफी हद तक शतक लगा के आज मार्केट ने क्लोज किया। जी हाँ बिल्कुल, चलिए उम्मीद यही करते हैं कि ये जो मोमेंटम है थोड़ा जारी रहे, ताकि जो डर है मार्केट में वो भी थोड़ा कम हो। लेकिन ये देखिए जो ओवरऑल सेटअप रहा मार्केट का वो ठीक ही रहा, तीनों ही इंडाइसेस अच्छे रुझान के साथ बंद हुए। और ये मार्केट की समरी आपके लिए, तो सेंसेक्स 1% ऊपर बंद होते हुए, निफ्टी बैंक 1% ऊपर बंद होते हुए, निफ्टी 1% ऊपर बंद होते हुए, मिड कैप 0.25% बंद होते हुए, और साथ ही एडवांस डिक्लाइन जो है वो भी बढ़त की फेवर में ही बंद होते हुए। शर्मिला, ये लगातार दूसरा दिन है जब हमने मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस देखा है। कल भी इनफैक्ट क्लोजिंग बेसिस में फ्रंटलाइन इंडेक्स में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में हमने ठीक ठाक स्ट्रेंथ देखी थी। आज भी वही देखने को मिला है। तो क्या हम ये माने कि कुछ हद तक ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस है वो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जैसे पहले भी अपनी चर्चा हो रही थी, जनवरी में हमने काफी करेक्शन देखा मिड कैप स्मॉल कैप में, बहुत अच्छे हाईज बनाए, और उसके बाद हमने एक लगातार पिछले द लास्ट वीक हमने काफी एक सेलिंग देखी। और जिस तरह से LTCG की भी बात आई है, आई थिंक उसके बाद भी हमने इन्हीं सब स्टॉक्स में ज्यादा सेलिंग देखी विद अ गुड रीजन, क्योंकि आई थिंक कि बहुत सारे गेन्स इन्हीं सब स्टॉक्स में है। सो एनीबडी जो अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर रहे मार्च के एंड तक जो जिनको करना है, उनकी प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकती है आगे चलकर भी मिड कैप स्मॉल कैप में। और उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स को भी रीबैलेंसिंग करनी है बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिव दैट दे हैव अबाउट मार्केट कैप। सो ये स्पेस में आई थिंक थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी हम आगे चलकर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी बीच जो चीज जिसका जिक्र आपने किया कि एक बॉटम ये सेक्टर बना सकता है, सो माई आईज रियली वुड बी ऑन स्टॉक्स इन दैट, कि उसमें अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें नंबर्स भी अच्छे हैं और पॉसिबिलिटी भी आगे चलकर अच्छी है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी शायद मिड कैप्स में हमको आगे चलकर मिल सकती है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने काफी अच्छा एनालिसिस करके बताया। लेकिन राजेश,
आज अगर हम लेवल्स पे आ जाएं, शर्मिला ने तो फंडामेंटली हमको बताया, लेवल्स पे आ जाएं, कल किसी तरह से अगर हमको 600 के ऊपर की ओपनिंग मिल जाए, आज 580 पे क्लोज है, सिर्फ 20 पॉइंट चाहिए होंगे, तो उसका शॉर्ट कवरिंग और तेज होगी क्या? डिप्टी देखिए, थोड़ा सा मैं विश्लेषण में जाऊंगा। जब हमने बाजार में करेक्शन देखा था तब मैंने एक लेवल दिया था 10,270। 10,270 से हम लोगों ने यही रिकमेंडेशन दिया था कि यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, क्योंकि बाजार 350 पॉइंट निफ्टी डाउन था। तो ये 350 पॉइंट का गैप भरने की कोशिश फिलहाल निफ्टी कर रहा है और उसने किया भी, कुछ हद तक तो हुआ भी। तो अभी कहाँ पे है? तो 10,270 से जो नेक्स्ट पड़ाव हम देख रहे थे वो था 10,460 के आसपास। 10,460 के ऊपर अगर हम जाते तो 10,600, अगर 10,600 के ऊपर जाते, जो कि आपका सवाल है, तो मुझे लगता है 10,600 और 10,670 यानी ये 100 पॉइंट पकड़िए। सी दिस इज ए रेड, यू कैन से दिस इज अ ग्रे एरिया, कि यहाँ पे भला निफ्टी ऊपर जाए, स्टॉक स्पेसिफिक पुल बैक मिले, लेकिन निफ्टी स्पेसिफिक रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो अभी हमारे फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग अगर पोजीशन बनाने को जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी रिस्क है कि यहाँ पे बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर 10,640 650 के आसपास होगा तो वहाँ पे मुझे लगता है फिर से लोग कॉन्ट्रा बेट ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर कल को अगर 50 पॉइंट भी निफ्टी गैप अप से खुलेगा तो मुझे लगता है फिर से प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और फिर से निफ्टी 50 पॉइंट नीचे आ सकता है। सो माय पॉइंट इज दिस, निफ्टी यहाँ पे अभी एक ग्रे एरिया में है, यहाँ पे संभालना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे करे, लेकिन एक एरिया है जहाँ पे मुझे लगता है कि फिर से प्रॉफिट टेकिंग और यू कैन से एक बेयर हमें आ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रहे और ज्यादातर जो डिम्पी आपने कहा था कि जो आज जो फार्मा में जो लो बीटा में बाइंग आई है, तो फार्मा को स्टिक करके रहे। जब करेक्शन आता है तो फार्मा इज अ सेफ हेवन, कि जहाँ पे आपको एक सेफ्टी मिलेगा और करेक्शन के दौरान भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इरोड नहीं होगा। तो रही बात निफ्टी की, तो मुझे लगता है कि एट दिस जंक्चर और मे बी कल 50 पॉइंट निफ्टी गैप अप होता है तो 10,600 का पुट बाय करके खड़ा रहना चाहिए, जो भी आपका लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए।